विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। वो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जिसे कि तुगलक राजवंश का संस्थापक माना जाता है, वो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीपालपुर का सूबेदार था और साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी सीमा पर उसको तैनात किया गया था मंगोल हमलों से सुरक्षा के लिए। तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के बारे में विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे कुछ बात की थी और उसी श्रृंखला को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ बात और शेयर करना चाहूँगा। तो विद्यार्थियों, सुल्तान बनने के बाद गयासुद्दीन तुगलक के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से पुनः सुधारा जाए और किस प्रकार से कृषि और आर्थिक तंत्र के ढांचे को मजबूत किया जाए। तो उसने कृषि व्यवस्था में सुधार की तरफ ध्यान दिया और इस बारे में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, उसका ये मानना था कि इस प्रकार की नीति अपनाई जाए जिससे कि किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हो, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और दूसरा, इस प्रकार के सुधार लागू किए जाए जिससे कि कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि हो। उसका ये मानना था कि जितनी ज़्यादा भूमि पर खेती होगी उतने ही किसान को भी आय होगी और राज्य के भी उत्पादन और वितरण के संसाधनों में वृद्धि होगी और राज्य को राजस्व की प्राप्ति होगी। इस संबंध में उसने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की पुरानी लगान व्यवस्था और मंडी व्यवस्था की नीति को समाप्त कर दिया गया और उसने एक ऐसी नवीन नीति लागू की जिसे बर्नी ने अपने शब्दों में रश्मियान यानी मध्यम मार्ग की नीति के नाम से उसको संबोधित किया था। उसने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने जो पुराने हिंदू लगान अधिकारी थे, जिनको चौधरी खूत और मुकद्दम के नाम से अलाउद्दीन के समय में संबोधित किया गया था, इनको उनके लगान संबंधी अधिकार वापस लौटा दिए, लेकिन इस बात की व्यवस्था की गई और ये कहा गया कि इनके ऊपर नज़र रखी जाए और लिखता है कि ये लोग इतने भी ज़्यादा पैसे वाले नहीं हो जाए कि विद्रोह पर उतर हो जाए और इनको इतना भी ज़्यादा नहीं दबाया जाए कि यह कृषि की तरफ ध्यान नहीं दे और खेती छोड़कर चले जाए। कहने का मतलब ये है कि उसने बीच की नीति को अपनाकर इन लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की। इसके अलावा सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का ये भी मानना था कि भूमि कर की दरें 1/3 से ज़्यादा नहीं हो, 33% अधिकतम हो और 20% कम से कम हो। तो 20% लेकर 33% तक उसने भूमि की नस्ल और किस्म के आधार पर उसने इस चीज़ को, कर की दरों को तय किया। दूसरा, उसका ये भी मानना था कि यदि कोई किसान किसी वर्ष अकाल पड़ जाए और किसान लगान नहीं चुका पाए तो उसके साथ सख्ती नहीं की जाए बल्कि उसका लगान माफ़ कर दिया जाए। मॉडलैंड खुद अपने विवरण में लिखते हैं कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की यह नीति थी कि उतनी भूमि पर कर लिया जाए जितने के ऊपर खेती की जाए, चाहे किसान के अधिकार में कितनी भूमि क्यों ना हो, और यदि किसी वर्ष फसल खराब हो जाए या नवीन भूमि खेती योग्य न हो और किसान कृषि उत्पादन नहीं कर पाए तो किसान से न केवल कर छोड़ दिया जाए बल्कि वह उसके लिए मुआवजे का भी प्रावधान करता है। तो इससे ये जाहिर होता है कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक अपने किसानों के हितों के प्रति कितना ज़्यादा जागरूक था और कितना ज़्यादा एक्टिव था। सुल्तान की न्याय व्यवस्था काबिल तारीफ थी। सुल्तान ने कठोर न्याय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, दंड देने के जो कठोर प्रावधान थे उनको ख़त्म कर दिया, लेकिन कुछ मामलों में सुल्तान न्याय के मामले में अभी भी कठोर था। कोई भी ऐसा मामला जिससे यह जाहिर होता हो कि सरकारी धन में नीयत खराब की गई हो, अमानत में खयानत की गई हो, सरकारी राजस्व की चोरी की गई हो, कर वसूली संबंधी कोई अपराध किया गया, तो ऐसे मामले में बड़ी कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। और खुद इस प्रकार के विवरण इतिहासकारों ने लिखे इसकी न्याय व्यवस्था के बारे में कि भेड़िया भी भेड़ के ऊपर अत्याचार करने से पहले 10 बार सोचेगा और वह ये सोचेगा कि वह तुगलक शाह के राज्य में मौजूद है। यानी कहने का मतलब है कि आत्ता ही किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का, सुल्तान गाजी तुगलक की न्याय व्यवस्था इतनी ज़्यादा मजबूत थी। तो ऐसा करके सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः मजबूत करने की कोशिश की। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने सड़कों का निर्माण कराया, पुरानी सड़कों को सुधरवाया,
पुलों का निर्माण कराया और उसने डाक व्यवस्था की शुरुआत की। हर 3/4 मील के ऊपर एक घुड़सवार लगा दिया गया था डाक को लाने और ले जाने के लिए। तो इस प्रकार की बेहतरीन संचार व्यवस्था जो मूलतः शुरुआती दौर में सैनिक उद्देश्य के लिए थी, तो इस प्रकार की व्यवस्था को प्रारंभ करना सुल्तान गैसुद्दीन तुगलक की काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। तो अब एक तरफ से अपनी व्यवस्था को कायम करने के पश्चात सुल्तान गैसुद्दीन तुगलक ने राज्य विस्तार की तरफ ध्यान दिया। वह कुछ मामलों में अलाउद्दीन खिलजी से भी बड़ा साम्राज्यवादी था। हालांकि उसको समय ज़्यादा नहीं मिल पाया, यदि अगर उसको समय ज़्यादा मिलता तो वो अलाउद्दीन से भी बड़ा साम्राज्यवादी सिद्ध होता। दक्षिण के बारे में अलाउद्दीन की नीति स्पष्ट थी। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को कभी भी अपने में अंदर मिलाने की कोशिश नहीं की और विशेष रूप से जब बाद में शंकरदेव ने बगावत करने की कोशिश की और शंकरदेव के दामाद हरपाल देव ने भी दिल्ली की सत्ता को चुनौती दी, तब जाकर देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर सुल्तान गैसुद्दीन तुगलक की स्पष्ट नीति थी कि दक्षिण को साम्राज्य में शामिल किया जाए और सुल्तान गैसुद्दीन तुगलक के समय में एक बड़ा हमला लगभग 1321 के आसपास मलिक जूना, जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक कहलाया, उसके नेतृत्व में वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय पर किया गया। तेलंगाना या वारंगल का जो काकतीय शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, उसे लंबे समय से दिल्ली को कर नहीं चुकाया। तो जब एक बड़ी सेना लेकर मलिक जूना वहाँ रवाना हुआ तो उसने कर्ज देना स्वीकार किया, लेकिन मलिक जूना ने उसको बगैर किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने को कहा और दिल्ली चलने को कहा। तो संघर्ष और ज़्यादा तेज हो गया। कहते कि इस वक्त हिंदू सेनाओं ने उलुग खान के उसके मलिक जूना के जाने के सारे रास्ते समाप्त कर दिए दिल्ली जाने के, और उसका दिल्ली से संपर्क कट गया। तो जब वह वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाया तो वह वहाँ से देवगिरी वापस आ गया, जहाँ उसके छोटे भाई ने महमूद ने उसका स्वागत किया। लेकिन इसी बीच कुछ इस प्रकार की अफवाहें फैली या फैलाई गई, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अफवाह मलिक जूना सुल्तान अपने मोहम्मद बिन तुगलक के मित्र उबैद के द्वारा फैलाई गई कि दिल्ली में गैसुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। तो एक्चुअली ऐसा कहा गया कि इस प्रकार की अफवाह फैलाकर गैसुद्दीन तुगलक अपने मोहम्मद बिन तुगलक, जो मलिक जूना के नाम से जाना जाता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ करना चाहता था। लेकिन इसका असर उल्टा निकला। इसका असर ये निकला कि जैसे ही सुल्तान गैसुद्दीन तुगलक की मृत्यु का जो अफवाह थी वो समाचार फैला, तो मुसलमान सैनिक मलिक जूना का साथ छोड़कर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए और इस प्रकार से ये वारंगल का पहला अभियान असफल हो गया। तो जब सुल्तान गैसुद्दीन तुगलक को इन तमाम बातों का पता पड़ा और उसे ये भी पता पड़ा कि मलिक जूना इस प्रकार के विद्रोह की कोई योजना बना रहा है, तो उसने मलिक जूना को तो माफ़ कर दिया, लेकिन उसके जो साथी थे उबैद और इन लोगों को उसने कठोर सजा दी और एक बार फिर 2 साल बाद एक बड़ी सेना तैयार करके 1323 में तुगलक सेना की कमान वापस मलिक जूना को देकर उसको वारंगल जीतने के लिए भेजा गया। इस बार प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को परास्त किया गया और उसे कैद कर लिया गया और ऐसा कहा जाता है कि या तो उसको दिल्ली में कारागार में मार दिया गया या उसने आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार से वारंगल दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। इसके बाद सुल्तान गैसुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर भी अधिकार किया और बंगाल को भी दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। ऐसा कहा जाता है कि उससे बंगाल से संदेश भिजवाया दिल्ली में सूफी संत ख्वाजा अपने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को, और ये कहा कि आपको जितना भी धन पहले के सुल्तानों से प्राप्त हुआ है वो धन आप वापस लौटा दीजिए। तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने ये संदेश भिजवाया कि वो सारा धन तो खर्च हो चुका है, मेरे पास कुछ भी नहीं है और इसके अलावा मैं सुल्तानों से ज़्यादा संबंध नहीं रखता हूँ। यदि एक दरवाजे से सुल्तान मेरे दरगाह के अंदर घुसता है तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता हूँ। तो जब इस बात को गैसुद्दीन तुगलक के पास ये बात पहुँची कि निजामुद्दीन औलिया ने पैसा लौटाने से मना कर दिया, तो उसने निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भिजवाया कि मैं दिल्ली आता हूँ और फिर आपसे हिसाब किताब करूँगा। तब ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हनोज दिल्ली दूरस्थ था, यानी अभी दिल्ली दूर है, पहले आप दिल्ली पहुँचे तो सही। और एक हादसा कह सकते
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह एक प्रकार का षड्यंत्र था, जिसके तहत महत्वाकांक्षी मलिक जूना ने स्वयं सुल्तान बनने के लिए अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक को रास्ते से हटाने के लिए एक योजना बनाई। इस योजना के मुताबिक दिल्ली से कुछ दूर पहले अफगानपुर में लकड़ी का एक महल तैयार किया गया, और यह महल इस प्रकार का था कि यदि उसको हाथी टच भी कर ले तो वो महल पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। तो कहते हैं कि इस प्रकार का महल बनवाया गया, और मलिक जूना ने अपने पिता से ये प्रार्थना की कि वह उन हाथियों का प्रदर्शन करे अफगानपुर के में, जो वो बंगाल के अभियान से जीत कर लेकर आए। तो कहते हैं कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने इस बात को स्वीकार कर लिया, और जब महल के अंदर हाथी प्रविष्ट होने लगे तो हाथियों के टच होते ही वो महल पूरा का पूरा नीचे आ गिर पड़ा, और सुल्तान का बेटा महमूद दोनों उस महल के नीचे दबकर मर गए। और कहते हैं कि मलिक जूना, जो कि इस षड्यंत्र में मिला हुआ था, इस षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार था, वो वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल आया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये एक दुर्घटना थी, तो इस बारे में अलग अलग प्रकार के मत मिलते हैं। जो भी हो, 1320 में अफगानपुर में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो विद्यार्थियों, जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की उपलब्धियों का विवेचन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक उन सुल्तानों में से एक था जिसे संतुलित और संयमित बुद्धि वाला, प्रगतिशील और सुधारक सुल्तान कहा जा सकता है। उसने अपने बहुत ही कम वर्ष के कार्यकाल में, सिर्फ 5 वर्ष के समय के अंदर, उस पूरी व्यवस्था को पुनः सही ढांचे पर लाने की कोशिश की जो कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी और खुसरो शाह के द्वारा बिगाड़ दी गई थी। उसे बेहतरीन डाक व्यवस्था का सूत्रपातक माना जाता है। इसके अलावा सड़क निर्माण क्षेत्र में भी उसकी उपलब्धियों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उसकी न्याय व्यवस्था उत्तम थी। तो इस प्रकार से अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की, और हिंदुओं के प्रति भी उसने विशेष कठोरता नहीं अपनाई। जहाँ कुछ भी कठोरता के उदाहरण मिलते तो वो उसकी राजनीतिक मजबूरियाँ थी। इसके अलावा और किसी भी प्रकार से उसका धार्मिक उद्देश्य इसमें अंतर्निहित नहीं था। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपसे बात की सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की उपलब्धियों के बारे में। व्याख्यान की इस अगली श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो मलिक जूना के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत, जो इतिहासकारों के मध्य में चर्चा और विवाद का विषय बना रहा। एक ऐसा दिल्ली सुल्तान जो अपने समय से आगे था। एक ऐसा दिल्ली सुल्तान जो परस्पर विरोधी तथ्यों का सम्मिश्रण था। तो क्या ये बातें किस हद तक सच थी, इन तमाम बातों का मूल्यांकन मैं आगे की कक्षा में करूँगा। स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।